नमस्कार, आप देख रहे हैं आईरियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां की ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में ही बिजली गुल हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यक्रम के दौरान ही बिजली गुल हो गई। बताया जा रहा है कि मंत्री जी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वह फीता काटने ही वाले थे, लेकिन तभी बत्ती गुल हो गई। लगभग 10 मिनट तक अंधेरे में मंत्री जी फीता काटने का इंतजार करते रहे। इसके बाद बिजली आई और कार्यक्रम आगे बढ़ा। बत्ती गुल होने से मंत्री जी बेहद नाराज हुए और बिजली विभाग के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बिजली विभाग के 5 वरिष्ठ कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। ये घटना रविवार रात कंपनी बाग में एक नवनिर्मित 5D मोशन थिएटर के लोकार्पण के दौरान हुई। जब मंत्री फीता काटने वाले थे तभी बिजली चली गई। लगभग 10 मिनट तक बिजली गुल रहने के कारण कार्यक्रम स्थल अंधेरे में डूब गया। अधिकारियों ने बताया कि इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान हुई इस गड़बड़ी से मंत्री नाराज हो गए और उन्होंने तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए। उनके निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियंता ए.के. सिंघल, अधीक्षण अभियंता सुनील अग्रवाल, अधिशासी अभियंता प्रिंस गौतम, एसडीओ राणा प्रताप और जेई ललित कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उधर पटना उच्च न्यायालय को नया न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बता दें कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनको शपथ दिलाई। वो 45वें चीफ जस्टिस बने हैं। इस दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री, हाईकोर्ट के जज, अधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता भी मौजूद थे। और अब खबर में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं विधानसभा के सत्र की। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े किए और नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राबड़ी देवी को पहले लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को देखना चाहिए, क्योंकि वो ठीक से चल बोल भी नहीं पा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा में शामिल हुए हैं और विकास योजनाओं को लागू भी करवा रहे हैं। निश्चित तो हम लोग तो संगठन और कार्यकर्ता का हमेशा बैठक चलती है। हमारा तो रूटीन वर्क है, जब चुनाव रहे न रहे फिर भी हमारा ये कार्यक्रम चलते रहता है। बड़े नेताओं का संगठन से जुड़े हमारे लोग आकर के हमारा मार्गदर्शन और प्रशिक्षण करते हैं। ये काम चलते रहता है। राबड़ी देवी ने जिस तरह से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया, कहा निशांत कुमार को सही में मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी श्रीमान लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की चिंता करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेचारे चल नहीं पा रहे हैं, ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो सभी जिला में घूमकर प्रगति यात्रा में समीक्षा कर करके और हर योजनाओं का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको जमीन पर उतारने के लिए कार्य भी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन ही मुद्दों की बारिश हुई। इनमें से एक रोचक मुद्दा रहा राबड़ी देवी का सीएम नीतीश कुमार और निशांत कुमार को लेकर दिया गया बयान। इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर राबड़ी देवी से सवाल किया है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने आशीष व्यक्त किया, निशांत को आशीर्वाद दिया, सस्नेह आशीर्वाद दिया और यह माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप बिहार का काम करते रहिए। निशांत की लोकप्रियता, उसके दिए गए बयान निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन राजनीति में आने का फैसला उनको लेना है या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेना है। राबड़ी देवी जी, इतनी चिंता अगर आपको है तो तेज प्रताप को बिलखते क्यों छोड़ रहे हैं? अरे उसको भी मौका दीजिए विधानमंडल का नेता बनने का। उसको बेचारे को राजनीति में बिलखता छोड़ रहे हैं। ये कैसा अनुशासन का डंडा है? अनुशासन का डंडा भी चला दिया और सीट भी बगल में आरक्षित रख दिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। जहां महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस, हर घर पानी के साथ ही मुफ्त राशन भी पहुंचाया गया है। उन्होंने पटना सिटी में आयोजित सावन महोत्सव के अवसर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। साथ ही 125 यूनिट बिजली भी फ्री देने की घोषणा की है, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। सोशलिज्म दुनिया में आपको नहीं मिल सकता है और मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि आप तमाम लोग
बिहार के निर्माण में लगी है, अपने घर के निर्माण में लगी है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा किस तरह योजना आपके घर तक पहुंचाने का काम किया। जो गैस कनेक्शन के लिए हम पैसा देते थे, उसको आपके घर तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। आपके चूल्हे तक नरेंद्र मोदी की सरकार पहुंची, चूल्हा भी दिया। नीतीश जी और मोदी जी ने पानी भी पहुंचाने का काम किया। और जो हमारी गरीब बहनें थी, उनको खाने के लिए अनाज भी मोदी जी की सरकार ने दिया। इधर झारखंड सरकार ने एक नया इतिहास रचते हुए माइनिंग और पर्यटन को एक साथ जोड़ने की पहल की है। सोमवार को झारखंड पर्यटन विकास निगम और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिससे राज्य देश का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जिसने खनन पर्यटन की शुरुआत की है। मौके पर राज्य के पर्यटन एवं युवा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, झारखंड हमेशा से पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध रहा है, लेकिन कई कारणों से हम अपेक्षित विकास नहीं कर पाए हैं। सरकार की ये नई योजना खनिज और पर्यटन को एक साथ जोड़कर न केवल राज्य को नई पहचान देगी, बल्कि पर्यटकों को भी नए अनुभव मिलेंगे। एक ऐतिहासिक दिन रहा जिसमें जिन खनिज संसाधनों के लिए झारखंड को आज तक माइनिंग स्टेट के तौर पर जाना गया, हम लोगों ने सीसीएल के साथ साझेदारी करके माइनिंग टूरिज्म की दिशा में आज पहली बार कदम बढ़ाया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर और झारखंड सरकार की ओर से सीसीएल की पूरी टीम को, खास करके सीएमडी साहब को बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इधर झारखंड में कांग्रेस पार्टी लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर जनता दरबार का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में राज्य से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और निदान का आश्वासन दिया। इधर जनता दरबार में आए लोग भी अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर संतुष्ट नजर आए। सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे इंचार्ज राजू साहब का, जिनके निर्देश पर हम लोग कांग्रेस ऑफिस में आकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और आप देखिए हजार, मतलब हमको लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या, बाहर से भी हम लोग आ रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, कांग्रेस ऑफिस में आना, ये साफ संकेत है कि लोगों का विश्वास मंत्री पे बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी पे बढ़ा है। और अब लोगों को लगने लगा है कि हमारा समाधान हमारे मंत्री कर सकते हैं। मेरा फिर से इलाज हो सके। मंत्री इरफान अंसारी से आपने अभी मिला, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने साइन किया और बोले आपका काम हो जाएगा। कितना संतुष्ट है आप उनके आश्वासन से? बहुत संतुष्ट है। इससे पहले कितनी परेशानियां हो रही थी, कहाँ कहाँ दौड़ लगाए हैं आप? बहुत परेशानी उठाए थे, लेकिन ये कागज, आयुष्मान कागज बनने के बाद मेरा इलाज चालू हो गया और अभी हम कुछ ठीक है। और अभी मेरा 3 कीमो और रेडिएशन कुछ बचा हुआ है, जो कि झारखंड के जामताड़ा के नारायणपुर स्थित 6 बच्चे जो रोजगार की तलाश में तमिलनाडु गए थे, वहां अगवा कर लिए गए हैं। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से फिरौती की मांग की है और अब तक परिवार 80,000 रुपये की राशि भी भेज चुकी है। घटना की जानकारी मिलने पर झारखंड के कांग्रेस विधायक और मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव से संपर्क कर इस गंभीर मामले की जानकारी साझा की है। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। देखिए, अभी बहुत बड़ी घटना जानकारी मिली है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा के नारायणपुर के 6 बच्चों का अपहरण तमिलनाडु के सेलम में किया गया। जैसे ही उनके परिवार वालों ने मुझे सूचना दी, मैं तुरंत झारखंड की जो चीफ सेक्रेटरी साहिबा से मेरी वार्ता हुई और हमारे डीजीपी साहब को मैंने सारे मामले से अवगत कराया। 6 बच्चों का अपहरण हुआ, उनसे फिरौती मांगी गई और उनके माँ बाप ने लगभग 80,000 रुपया ट्रांसफ़र भी किया। और भयभीत होकर मुझे जब जानकारी मिली तो ये मामला संज्ञान में आ गया।
और जो जानकारी मिल रही है कि हमारी जो डीजीपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजीपी तमिलनाडु से वार्ता किया और वहाँ की पुलिस भी एक्टिव हुई है। 6 बच्चों को सही सलामत उनसे मुक्त करा लिया गया है। वो लोग अभी थाने में हैं। कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी बैंक को समेटने में लग गई है। इसी कड़ी में दिल्ली में 25 जुलाई को आयोजित न्याय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस की इस पहल को लेकर झारखंड कांग्रेस भी उत्साहित है और राज्य का विशेष तौर पर प्रतिनिधित्व का दावा किया है। इस बारे में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय ओबीसी का न्याय सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी मजबूत होगी। इसमें सभी जिलों का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ेगा। इधर झारखंड बीजेपी ने कांग्रेस की इस पहल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी करार दिया है। कि 25 तारीख को नई दिल्ली के ताल कटोरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की ओर से भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित है, जिसका उद्घाटन हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री खड़गे साहब करेंगे और उसका समापन हमारे न्याय योद्धा लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी करेंगे। सैकड़ों की तादाद में झारखंड के सभी जिलों से हमारे ओबीसी समुदाय के कांग्रेस जन उस न्याय सम्मेलन में उपस्थित होंगे। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज ओबीसी हित की बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 25 जुलाई की धरना में सम्मिलित होने जा रहे हैं। भाई, एक बार ओबीसी हित का अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लीजिए। आपके कांग्रेस के 2 बड़े मेजॉरिटी की सरकारें, जिन्हें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकारें चलती थी, 1980 से 90 के बीच में इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा। अगस्त 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे पेश किया तो इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट राजीव गांधी जी ने, जो प्रतिपक्ष के नेता थे, विरोध किया और कहा यह देश को तोड़ने वाला है। और झारखंड की बात करें तो आपने तो पंचायत चुनाव करा दिया था बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए, और नगर निकाय का चुनाव का भी यही चेष्टा था। और जहां तक सरकार में ऑल इज वेल की ये बात कह रहे, तो एक बार रियलिटी चेक कर ले। दीपिका पांडे आप ही की मंत्री, आप ही की सरकार के खिलाफ धरने में बैठ रही हैं। झारखंड की राजनीति में स्थानीय नीति का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मैं आपके साथ सौरभ राय। इस वक्त हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद है झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री एवं आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र सहित जी। अगर हम हाल फिलहाल के मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों चल रही है स्थानीय नीति का मुद्दा एवं रामचंद्र सहित जी का जो सिक्योरिटी लैब्स है, इसको लेकर अभी आजसू नेता लगातार सवाल कर रहे हैं झारखंड सरकार से। दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आइडियल एक्सप्रेस। आइडियल एक्सप्रेस न्यूज चैनल और अखबार के सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आपके चैनल को शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही साथ उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मतलब पहला प्रश्न होगा, स्थानीय नीति का मुद्दा लगातार आजसू पार्टी उठाते आ रही है, लेकिन वर्तमान समय में सरकार में जो मौजूद मंत्री है, विधायक हैं, इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं मौन नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम सवाल करते हैं उनसे तो उनका एक ही जवाब आता है, आजसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं चाहता है कि स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो, इसलिए बार बार कोर्ट का रुख इन दोनों पार्टियों के नेता करते हैं। इस पर आप कैसे? देखिए, ये सरकार का गैर जिम्मेदाराना जवाब है। सरकार इस तरह का जवाब देके अपना जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। आजसू ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सरकार को लिखित रूप से दिया है कि स्थानीय नीति कैसा बनना चाहिए। इस राज्य के किसी राजनीतिक दल ने लिखित रूप से नहीं दिया है। और जो वर्तमान में जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली जो सरकार, इस महागठबंधन की सरकार, इस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी
जो मिलकर इस राज्य को नेतृत्व दे रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, और चुनाव से पहले इस गठबंधन के तमाम नेताओं ने राज्य के जनताओं से, राज्य के तमाम नौजवानों से, महिलाओं से, बुद्धिजीवी से, किसान, मजदूर, आंदोलनकारी सभी से जो वादा किया था, आज वादा फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं। ये सरकार इस राज्य के प्रति, राज्य के जनता के प्रति कतई गंभीर नहीं है, केवल और केवल सत्ता पर बैठ के जनता को गुमराह कर रहे हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मेरा एक सवाल रहेगा, आप आजसू के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, एक अच्छे पद में हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में आजसू के पास चुनौती है। ये कई दावे किए जाते हैं, जो नए नौजवान हैं तो वो आजसू से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। इसको लेकर क्या कोई रणनीति रहेगी आने वाले चुनाव में आजसू अच्छा प्रदर्शन करे, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है? ऐसी बात नहीं है कि आजसू से युवा दूर जा रहे हैं, ये कहने वाले लोग कह रहे हैं, लेकिन आजसू संगठन में युवाओं का जुड़ाव शुरू से है, आज भी है, और निश्चित रूप से हर चीज़ में चुनौती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए चुनौती को तो स्वीकार करना पड़ेगा। और झारखंड जिस मकसद से, जिस उद्देश्य के साथ ये अलग किया गया, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में युवाओं का बहुत बड़ा भूमिका रहा, आजसू का बहुत बड़ा रोल रहा, अहम भूमिका रहा, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। और दिन प्रतिदिन आजसू के साथ युवा जुड़ रहे हैं। ये आजसू के प्रति युवाओं का विश्वास है, दिन प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ रहा, आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में नौजवानों का पार्टी में जुड़ाव होगा। इन दोनों आपके सिक्योरिटी को लेकर चर्चा तेज हो रही है राजनीतिक गलियारों में, क्या कारण मानते हैं कि आपका सिक्योरिटी लैप्स क्यों किया गया है? सिक्योरिटी जो जवान रहते हैं, बॉडीगार्ड रहते हैं, उनको वापस ले लिया गया। देखिए, ये सरकार हर विषय में फेलियर है। सरकार ना जनता को सही रूप से सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना ही नेतृत्वकर्ता को या जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि को सुरक्षा देने में गंभीर है। ये सरकार और पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का ये नाकामी है। इसमें हम सरकार से आग्रह करेंगे कि मेरे सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता के साथ ध्यान दे, और साथ ही साथ पूरे राज्य के जनता कैसे सुरक्षित रहे, इस पर भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय दी है रामचंद्र सहीस ने। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय। सावन के दूसरी सोमवारी के मौके पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जिले के शिव डोडा मंदिर का दर्शन किया और बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। इस दौरान पूर्व मंत्री ने लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मिथिलेश ठाकुर ने राज्यवासियों को सोमवारी की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने शिव डोडा मंदिर को भविष्य में विकसित करने की बात कही। और आज यहाँ पवित्र और बहुत ही ऐतिहासिक शिव डोडा मंदिर के प्रांगण में आज यहाँ की कमेटी के माध्यम से, कमेटी के सौजन्य से आज यहाँ आकर और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। इसके लिए कमेटी के लोगों को बहुत बहुत हम का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और ये भी कहते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है कि विगत मंत्रिमंडल में जो पिछली सरकार हमारी थी, उसमें मुझे 3 महीने पर्यटन, खेलकूद एवं युवा मामले का मंत्री बनने का मौका मिला था और उस समय मैंने पर्यटन के क्षेत्र में गढ़वा को एक मुकाम देने का काम किया था। और देश के प्रतिष्ठित संस्थान HEC के मजदूर एक बार फिर से सड़कों पर हैं।
आउटसोर्सिंग और सुविधाएं छीनने के विरोध में मजदूरों ने अर्धनग्न होकर मार्च निकाला और जमकर आक्रोश जताया। पुलिस और मजदूरों के बीच हल्की झड़प भी हुई। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कांग्रेस पर संस्थान को बर्बाद करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस के राकेश सिन्हा ने मोदी सरकार को अडानी के पक्ष में बताते हुए एचईसी को बेचने की साजिश करार दिया है। तो एचईसी के मजदूर गोलबंद हो चुके हैं। आपको हम लगातार नज़ारा दिखा रहे हैं एचईसी परिसर के समीप से किस प्रकार से आप देख सकते हैं। एक तरफ जवान है, सुरक्षा बल के जवान मौजूद है, वहीं दूसरी ओर काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं एवं सभी अर्धनग्न अवस्था में ही नज़र आ रहे हैं और वो एक ही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। यहाँ पर रोहित पांडे भी मौजूद है, लगातार संघर्षरत रहते हैं। आप लोग का मुख्य मांग क्या है जिसको लेकर गोलबंद हुए हैं और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? देखिए, मांग यहाँ केंद्र सरकार से भी नहीं है, राज्य सरकार की मांग है इस मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट पहले के भांति हम लोग को मजदूरों को अंदर ले जाए। इनका ESI जमा करता था एचईसी, PF जमा करता था एचईसी, पेमेंट देता था एचईसी, सैलरी स्लिप देता था एचईसी, अटेंडेंस का रजिस्टर पे साइन, एब्सेंटी पे साइन करता था एचईसी, क्वार्टर दिया एचईसी, सारा चीज़ जब एचईसी दिया तो यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी का क्या मतलब बनता है? आप एक तरफ कहते हैं कंपनी घाटा में है और एक तरफ अपने कमीशन के लिए 4% कमीशन देकर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं। ये कहाँ से जायज़ है बताइए? आप इस बरसात के मौसम में क्वार्टर खाली करने के लिए मजदूरों को नोटिस दे रहे हैं। इस बरसात के मौसम में क्वार्टर खाली करने मजदूर कहाँ जाएंगे? परिवार के साथ मरेंगे। आपको थोड़ा सा भी लाज और शर्म नहीं है, डर नहीं है कि बरसात के मौसम में क्वार्टर खाली करने के नोटिस दे रहे हैं? बताइए कहाँ की जायज है? लेकिन अब एचईसी में भी बंटवारा नजर आ रहा है। कुछ आप लोग के जो मजदूर संगठन है वो केंद्रीय मंत्री से मिलते हैं और वो कहते हैं कि केंद्र सरकार के रवैये से हम खुश हैं। इसे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे क्या है ना, थोसा के यहाँ पे क्या है, ये भीड़ जो दिख रहा है ना, किसी यूनियन का नहीं है। ये मजदूर खुद अपने पेट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। यूनियन को इन लोगों ने बाइकआउट कर दिया है। यहाँ 8 यूनियन है। इसके पहले भी इनके पेमेंट के लिए बात हुआ था। सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक काम कराया गया। मैनेजमेंट करता है, काम नहीं कराया। यूनियन कहाँ किया? यूनियन क्यों नहीं आवाज़ उठाया? एक बार भी किसी ने पूछा कि इसने काम किया है, पैसा क्यों नहीं दे रहे हो आप? यूनियन बिक चुका है। यूनियन को क्वार्टर का लालच है। सब यूनियन का 20,000 25,000 महीना बना हुआ है वसूलने का भाड़ा। सब क्वार्टर एचईसी का लेकर रखे ऑफिस के नाम पे क्वार्टर को भाड़ा पे चला रहे हैं। इस कारण से उन्हें क्वार्टर छीनने का डर है। इस कारण से यूनियन इनके बीच नहीं है और ये मजदूर खुद इतना कैपेबल है कि इनको किसी यूनियन की जरूरत नहीं है। ये खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे और खुद मैनेजमेंट को झुका के खुद अपनी जीत को हासिल करेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना है किस प्रकार से मजदूरों का दावा है कि अब यूनियन की बात नहीं सुनेंगे, अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़ेंगे। काला कानून नहीं चलेगा, ऐसा इनके शरीर में लिखा हुआ है। आखिर क्या कारण रहा कि आज आप लोग इस अवस्था में आ गए हैं? लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनती है, एचईसी नहीं सुनती है, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? हमारा कहना मैनेजमेंट के साथ ये है कि अगर आप हमको इज्जत पूर्वक अंदर नहीं ले जा सकते हैं तो हमारा जो भी हिसाब आपके पास में है हमको हिसाब दे दें, हमको नौकरी से हटा दें, हमारा हिसाब क्लियर कर दें। और आगे की बात जहाँ तक है, अगर मान लीजिए इतना से नहीं मानेगी, आज हम लोगों ने अर्धनग्न अवस्था में आंदोलन किया है, कल हम लोग पूर्ण नग्न अवस्था में आंदोलन करेंगे। हम लोगों को इसके लिए बाध्य होना पड़ेगा और मैनेजमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द एक निर्णय ले, हम लोग को बैठा करके बात करें। हमारा 5 डिमांड है, अगर उसमें 2 डिमांड भी देती है तो हम लोग खुशी खुशी अंदर जाने का काम करेंगे। हम लोग को ये नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि हम लोग का 5 डिमांड दिया जाए। हम लोग को अगर 2 डिमांड भी मिलता है और ये कहते हैं, कौन से 2 डिमांड है जिसको आप लोग चाहते हैं कि पूरा? हम लोग को जैसे कहा जा रहा है कि LCL नहीं मिलेगा। पहले 25 छुट्टी मिलता था, उसमें से हम लोग को कह रहा 16 छुट्टी ही मिलेगा। हम लोग का DA साल में 2 बार बढ़ता था, DA बंद कर दिया गया, नहीं बढ़ेगा। हम लोग को FTE के अंतर्गत रखा गया। FTE डेट मीन्स फिक्स टर्म एम्प्लॉयज। अगर हमारा एक बार पैसा अगर फिक्स हो गया कि हमको 600 रुपया पे करना है तो हम लोग को जीवन पर्यंत ये 600 ही देता रहेगा। कल के डेट में ये ठेकेदार को बुलाया है, अगर ठेकेदार भाग जाता है तो हम लोग फिर कहीं के नहीं रहेंगे। हम लोग को जो हम लोग का पैसा है वो भी फंस जाएगा और हम लोग को देने वाला एचईसी नहीं रहेगा, ये अपना पल्ला झाड़ लेगा। यही हमारा कहना है और मैनेजमेंट से गुजारिश करेंगे कि हम लोग को बुला करके हमारी मांग को माने, हमें इज्जत पूर्वक अंदर ले जाए। हम मेहनत का लोग हैं, काम करने के लिए 24 आवर हम लोग तैयार हैं।
चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो आउटसोर्सिंग के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे कई महिलाएं भी मौजूद हैं, महिला मजदूर भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। दीदी, आज आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, क्या लगता है चीज़ सुनेगी आप लोग? काहे नहीं सुनेगा भैया, जरूर सुनेगा। हम लोग अपना जमीन दिए, हम लोग को जमीन चाहिए, या तो हम लोग का पैसा वापस करें या तो आप छोड़ के जाओ। हम लोग यही चाहते, मैनेजमेंट को देना पड़ेगा अपना जमीन, अपना दादा का खून पसीना सब यहाँ दिए हम लोग, कैसे नहीं देगा वो? हम लोग अपना जान दे दे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे अपना। साफ तौर पर ये आक्रोश दिख रहा है, इतनी संख्या में लोग मौजूद है, मजदूर मौजूद है और इनका साफ तौर पर मांग है कि एचईसी इनको अंदर ले जाए एवं इनकी मांगों को माने। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची। नहीं, देखिए, कोई भी आंदोलन अगर कोई अपना काम छोड़कर सड़कों पर उतरता है और वो करता, वो दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। अगर कोई पीड़ा होती है तभी लोग सड़कों पर उतरते हैं। तो केंद्र सरकार हमेशा संवेदनशील रहती है, कोई भी समस्याएं होती हैं। एचईसी की स्थिति क्या हुई कि 2004 से 14 के बीच में इसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब बाज़ार खुल गए उसके बाद एचईसी सर्वाइव नहीं कर पाई और 2004 से 14 के बीच में तत्कालीन सांसद जो कांग्रेस के थे वो केंद्र में मंत्री थे। उस समय एचईसी के ऑर्डर्स को काट काट कर विदेशी कंपनियों को दिलवा दिया गया, जिसके कारण एचईसी की स्थिति बदतर होती गई। एचईसी को रिवाइव करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। मंगलयान प्रोजेक्ट का भी कुछ ऑर्डर मिला था और रक्षा क्षेत्र में भी ऑर्डर मिलने की अभी पूरी उम्मीद है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बदलते समय के साथ बदलते टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को बदलेंगे नहीं तो फिर परेशानियां आती हैं। तो हमें लगता है थोड़ा संयम रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का जो केंद्रीय सरकार का नेतृत्व है ज़रूर इनकी समस्याओं पर गौर करेगा। हमें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलना इनकी अब खून में समाहित हो गया है। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने, चाहे वो यूपीए पार्ट 1 हो या यूपीए पार्ट 2 हो, एचईसी को बचाने के लिए लंबा काम किया, कार्यादेश तक दिया, कार्यशील पूंजी तक हमने देने का काम किया है। 2014 के बाद अपने पूंजीपति मित्र अडानी को एचईसी सौंपने की जो केंद्र सरकार की साजिश और षड्यंत्र चल रही है, यह उसी का परिणाम है कि तमाम एचईसी के कर्मचारी आज पूरी तरह से खस्ता हालत में आ गए हैं। इस राज्य से 2 मंत्री हैं, एक बार भी एचईसी के मुद्दे पर किसी ने सदन में आवाज नहीं उठाया। 11 सालों से एचईसी की आज यही स्थिति है। तो अपने नाकामियों को कब तक ये लोग कांग्रेस के ऊपर फोड़ने का काम करते रहेंगे? 11 साल होने जा रहे हैं आपकी सत्ता की भाई, अब तो कम से कम कुछ बोलो। 1 दशक होता है, 1 दशक में आपने कुछ नहीं किया और हमेशा इल्जाम कभी पंडित नेहरू पर तो कभी कांग्रेस के ऊपर। मानसून को देखते हुए कृषि के क्षेत्र में झारखंड सरकार की ओर से एक पहल की गई है। पशुपालन भवन हिसार रांची में राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कृषि निर्देशक भोर सिंह यादव, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर SC दुबे मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं इस मानसून में अनुमान से अधिक बारिश होने के कारण किसानों के चेहरे पर खरीफ फसलों की चिंता साफ तौर पर देखी जा रही थी, जिसका समाधान निकालते हुए विभाग ने किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की सलाह दी है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी हिस्से में रोपा का काम पहले और निचले क्षेत्र में रोपा बाद में करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही खरीफ फसलों की बीज जिन किसानों तक अभी नहीं पहुंच पाई है उनको जल्द बीज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मानसून के मौसम में लगाए जाने वाले खरीफ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। कि निश्चित तौर पर जो बारिश ज़्यादा हुई है, लगातार हुई है, तो किसानों को धान लगाने में काफ़ी असुविधा हुई है। जो डायरेक्ट सीडेड राइस है, जो ऊपर की ज़मीन में जो करते हैं, वो किसान नहीं लगा पाए हैं। जो बिचड़ा लगाते हैं, जो मीडियम लैंड है और लो लैंड है, उनके लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं आई है। केवल उनका लगाने का जो अवधि है वो बढ़ गई है थोड़ी, लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि हमको बताएं, आप पिछले साल आप देखे होंगी कि बारिश यहाँ बहुत लेट आई थी। किसान 1 महीने पीछे अगस्त तक, पूरे अगस्त तक बिचड़ा डाला और रुपाई किया और अच्छी धान की पैदावार हुई थी। तो इसमें हमें किसानों को एक तकनीकी सलाह देना है, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।